अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ एडवोकेट फरजाना महसर। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आज का हमारा टॉपिक जो है ये फैमिली लॉ से रिलेटेड है। हमारे जो फैमिली लॉज हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज है जो हैं, अब इनका जो बेस है, इनकी जो बुनियाद है, ये तमाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर हैं और इस्लामिक इंजेक्शंस जो हैं, इस्लामी उसूल जो हैं उनके ऊपर है। चाहे ये मैरिजेस के कवानीन हो, चाहे ये डिवोर्स के कवानीन हो, चाहे ये इनहेरिटेंस के कवानीन हो, जितने भी जो इस्लाम फैमिली नेचर के जो सिलसिले हैं, मामलात हैं, ये तकरीबन जो है इस्लामी असूलों पर ही हमारी कोर्ट्स में फॉलो होते हैं। और तकरीबन जो हमारा लॉ है वो इस्लामिक इंजेक्शंस के हिसाब से ही उसको बनाया गया है। तो आज यहाँ पर जो फैमिली लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ द मुस्लिम मैरिजेस, या फिर मुस्लिम मैरिजेस के बारे में एक डिटेल, एक ब्रीफ है, एक उसके बारे में डिटेल्स हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी पढ़ें और कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में कवर करें। अगर कुछ रह जाता है तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से इसके ऊपर एक नेक्स्ट कोई और भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम मैरिजेस जो हैं, इनका जो है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब यहाँ एक बहुत फेमस जो थे जूरिस्ट थे, मुस्लिम जूरिस्ट थे अमीर अली। इन्होंने कहा कि जो मैरिज है, मैरिज इज़ फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो हमारी जो समाज है, हमारे जो मुआशरा है, इसकी बेटरमेंट के लिए ये मैरिज जो है इसका बुनियाद है इस्लाम में कि सोसाइटी, हमारा मुआशरा जो है वो बेराह रवी की तरफ ना जाए और भटक ना जाए। इस वजह से इसका जो बुनियादी जो पर्पस है, मकसद है, वो यही है कि सोसाइटी, मुआशरा और सबकी जो लाइफ से वो सेव रहें। फिर एक जस्टिस महमूद थे, उन्होंने अपने एक केस में, फेमस केस था, उन पर जजमेंट और रिमार्क्स देते हुए कहा था कि जो मुस्लिम मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। इनफैक्ट मुस्लिम मैरिज बिल्कुल कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट की मानंद है और इसका कोई रिलीजियस सेक्रामेंटिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इन्होंने ये रिमार्क्स दिए, अब उनका ज़ाती ख्याल था। तो तब फिर क्या हुआ था कि जो मुस्लिम जूरिस्ट थे, अब यहाँ पे भी एक और फेमस जूरिस्ट थे अब्दुल रहीम, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जस्टिस महमूद को इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन जो मैरिज है उसको इस्लाम में कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिनके हिसाब से, जिनके बुनियाद पर मैरिज को एक वर्शिप का तकरीबन जो है, यानी कि एक इबादत का दर्जा मिला हुआ है। इस बाबत उन्होंने कई जो है अहादीस पेश की और एक जो मशहूर जो उन्होंने हदीस थी वो यही बताई कि उन्होंने हदीस बताई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की। वो ये थी कि अगर आप शादी करते हो तो आपका तकरीबन 50% जो दीन है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसी तरह उन्होंने कुछ और भी अहादीस बयान की, फिर हम उसकी फुल डिटेल में नहीं जाते। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि मैरिज का इस्लाम में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। इस पर हमने थोड़ा सा एक नज़र डाली, उसको बयान किया। अब आते हैं हम कि जो मुस्लिम मैरिज है उनके जो हैं एसेंशियल्स क्या है। मुस्लिम मैरिज के जो एसेंशियल्स हैं वो क्या हैं, उनको रीड आउट करते हैं, समझते हैं कि मुस्लिम मैरिज के लिए फ़र्स्ट तो ये है उसके लिए एसेंशियल
के प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि ये मुकम्मल जो है पार्टीज़ की रज़ामंदी से हो, किसी किस्म का कोई इसमें खलिश ना हो, मुकम्मल कंसेंट से होनी चाहिए। फिर दूसरी, वेदर ये दोनों के लिए है, सिर्फ बॉय के लिए नहीं, सिर्फ मर्द के लिए नहीं, बल्कि ये लड़की के लिए भी है, तो कि उन दोनों की ही रज़ामंदी हो। फिर नेक्स्ट है कि उसमें 2 विटनेसेस हो। शादी की ये नेक्स्ट इसेंशियल है कि 2 विटनेसेस लाजमी होने चाहिए। अब मेल्स हैं तो फिर ये 2 मेल होंगे, अगर फीमेल भी कोई है तो फिर 2 फीमेल और 1 मेल होंगे, तब ये वैलिड कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट इसमें ये है कि ये जो दोनों हैं पार्टीज़, यानी कि लड़की और लड़का, ये सेन हो, यानी कि पूरे मुकम्मल होशो हवास में हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी से ठगी करके किसी पागल को ब्याह दे, ऐसा भी ना हो। और इसमें फिर ये भी है कि वो दोनों जो हैं अपनी मेजर एज में हो, यानी कि वो दोनों ही सने बलोगत में हो। फिर उसमें एक और जो एसेंशियल है वो भी बयान किया जाता है, उसके बारे में लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जो वली है, यानी कि फादर ऑफ गर्ल, लड़की का जो बाप है, उसकी जो रज़ामंदी है वो भी मस्ट है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन इसको मतलब क्या है कि ये तब होता है जब लड़की या मतलब दूल्हा या दुल्हन जिनका निकाह हो रहा है वो अगर माइनर है, यानी कि अगर उन्होंने अपनी मेजॉरिटी की एज जो है वो अभी अटेन नहीं की, उस केस में जो है वली जो है उनका वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। लेकिन अगर जब वो खुद एक मेजॉरिटी एज में आ जाते हैं तो फिर ये जो वली की जो कंसेंट है ये कोई इसेंशियल में नहीं आती। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, बिलखसूस जो लड़कियां हैं, जब भाग कर कोर्ट में रजिस्टर करती हैं तो कहा जाता है कि नहीं, इसने अपने बाप की वो नाफरमानी की। लेकिन हकीकतन में शरीयत में और इस्लाम में बिल्कुल ऐसे है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से कम शादी कर सकता है। ठीक है, अब कोई तस्लीम ना करता है तो ये उनका थॉट प्रॉब्लम है, ये उनकी अपनी तरबियत का मामला है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि मोस्टली हमारे यहाँ जो है अभी तक रिवायत होती है कि माइनॉरिटी एज में शादी निकाह तो हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर शादी होगी तो ये एक जुर्म है और शादी नहीं हो सकती जब तक कि कोई मेजर एज में नहीं आता। और ये प्रैक्टिस जो है शिया लॉ में तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं, और उनके यहाँ उनके मतलब पास जो है माइनॉरिटी एज वाली शादी जो है वो काबिल कबूल होती ही नहीं। फिर मतलब वो उनका जो लॉ है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर निकाह नामा में कोई स्टिपुलेशन या कंडीशन जो है पुटअप की जाती है तो वो वैलिड है, वो की जा सकती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं बता दूं कि वो बिल्कुल भी उसमें इंसर्ट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर एक और पॉइंट है, वो ये कि कम से कम जो वो शराइत हैं, वो जो कंडीशन है या स्टिपुलेशन है वो वैलिड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये कंडीशन रख देना कि जो दूल्हा है वो कभी भी डिवोर्स नहीं देगा, या फिर ये कंडीशन कि जो लड़की है यानी कि दुल्हन वो कभी भी खुला नहीं लेगी, तो ये जो मतलब लाइफ का, ज़िंदगी का अभी पहले से कुछ पता ही नहीं, ऐसी जो कंडीशंस हैं रख देना। या फिर डिवोर्स जो है वो एक मेल का यानी कि हस्बैंड का एक मतलब अनकंडीशनल राइट होता है, इसी तरह खुला भी वाइफ का अनकंडीशनल राइट होता है। इस टाइप की जो कंडीशंस हैं जिनकी अपनी ही कोई वैल्यू ना हो, ये रखना गलत बात है। हाँ, बाकी ये कंडीशन रखी जाए इन केस
अगर खुला होता है या फिर डिवोर्स होती है तो उसके बाद के मामलात के बाबत अगर कोई कंडीशन रखी जाती है तो वो वैलिड है। और फिर हज़ारों तरह की और भी जो कंडीशंस हैं वो वैलिड हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि इनकी जो मैरिजेस हैं इनके काइंड्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। मैरिजेस के 3 काइंड्स हैं, यानी कि फ़र्स्ट जो है वो वैलिड मैरिज है। वैलिड मैरिज को कहा जाता है निकाह फासिद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब पूरी जो कंडीशंस एसेंशियल्स जो मैंने बता दिए मैरिज के, अगर वो फुली कंप्लीट है तो उसको कहा जाता है वैलिड मैरिज, यानी कि कोई भी चीज़ बाकी ना बची हो, यानी कि प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल कंसेंट हो, विटनेसेस भी हैं, दोनों सेन भी हैं, मेजॉरिटी एज भी है, तो फिर जो है फिर वो जो प्रॉपरली एक वैलिड मैरिज होगी। लेकिन अगर विटनेसेस नहीं है या कुछ या कोई ऐसी कोई भी जो इनमें से जो है बच जाती है कंडीशन या एसेंशियल, इसकी जो एसेंशियल्स में अगर कोई पॉइंट कमी पेशी रह जाती है तो वो अगर परमानेंट इन नेचर की है और परमानेंटली अनफुलफिल्ड रहती है, मतलब पूरी नहीं होती, तो फिर वो जो मैरिज है वो वाइट हो जाती है और इसको कहते हैं स्थाई, ISTHAEE। लेकिन अगर वो टेम्प्ररी नेचर की है बाद में, यानी कि फुलफिल्ड हो जाती है, मिसाल के तौर पे विटनेसेस जो थे पहले नहीं थे लेकिन बाद में विटनेसेस जो हैं वो दोनों प्रोड्यूस कर देते हैं, लड़का और लड़की, तो फिर वो मैरिज जो है रेगुलर हो जाती है, वो भी वैलिड हो जाती है। तो इसको कहते हैं, यानी कि जो टेम्प्ररी नेचर की हो उसको कहते हैं इक्थाई, यानी कि IKTHAEE। ठीक है, और बिल्कुल भी जो परमानेंट नेचर की हो, मिसाल के तौर पर पहले कोई था, मतलब सेन था, कोई शादी के टाइम होशो हवास में था और सही था, लेकिन बाद में इनसेन हो जाता है और फिर ठीक ही नहीं होता, तो फिर क्या है कि वो मैरिज जो है वाइट हो जाती है। तो इस तरह के हज़ारों कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखनी होती है वो यही होती है, यानी कि जो परमानेंट नेचर का जो अनफुलफिलमेंट हो, पूरी ना हो कंडीशन, तो उसको स्थाई कहते हैं, और जो टेम्पररीली पूरी ना हो उसको एकथाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसका टाइप है वो है वाइट मैरिजेस। अब वाइट मैरिजेस जो है वो क्या होती हैं, मिसाल के तौर पे चाइल्ड से, बच्चों से शादी जो है वो एक वाइट मैरिज है और ये एक जुर्म भी है, इसकी सज़ा है। और चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट पूरे का पूरा बना हुआ है, कभी किसी टाइम उस पर भी वीडियो बनाकर उसको भी पढ़ेंगे, तो वो एक वाइट मैरिज है। दूसरा एक मैरिड वुमेन से, यानी कि एक शादीशुदा औरत से शादी करना, ये भी एक वाइट मैरिज है। और तीसरा कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशंस होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं हम नीचे पढ़ेंगे, उनमें भी जो शादी होती है वो भी, यानी कि जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं या फिर दीगर भी हैं जिनको हम पूरी डिटेल से नीचे पढ़ने वाले हैं, वो भी वाइट मैरिजेस में ही आते हैं। अब इस वाइट मैरिज का लीगल इफ़ेक्ट क्या होता है। लीगल इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि कोई भी पार्टी, यानी हस्बैंड या वाइफ जो है वो एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते, ना ही कंजुगल राइट्स का और ना ही मेंटेनेंस का। लेकिन जो है वो ना तो वो केस कर सकते हैं, ना वो एक दूसरे से जो है प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलबत्ता जो इनमें जो, क्योंकि देखें ना पूरी तरह ये वाइट मैरिज होती है, तो इसमें कोई किसी तरह का भी कोई राइट क्रिएट नहीं होगा, वो बिल्कुल भी कुछ ना इनहेरिट करेंगे, ना एक दूसरे को केस कर सकते हैं, कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते। और फिर जो ऑफ स्प्रिंग्स अगर पैदा होते हैं,
यानी कि अगर बच्चे पैदा होते तो वो इलिजिटिमेट कहलाएंगे। ठीक है, वो जायज़ तौर पे उनको बच्चा तस्वर नहीं किया जाएगा। और मिसाल के तौर पे एट अ टाइम 2 सिस्टर्स से शादियां की जाए, दोनों ही सिस्टर्स हैं आपस में, तो ये भी एक वाइट मैरिज है। और आप अगर बच्चे होते हैं तो वो इलिजिटिमेट होंगे। सही। अब ये ना एक दूसरे से कोई राइट क्लेम कर सकते हैं और ना ही कोई एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। ये इसका लीगल इफ़ेक्ट है, किसका? वाइट मैरिज का। अब नेक्स्ट पे है जो तीसरा काइंड है मैरिजेस का, वो है इरेगुलर मैरिजेस। और मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताऊँ कि शिया लाज में सिर्फ 2 ही जो टाइप्स हैं, वैलेट और वाइट, यही कॉन्सेप्ट है मैरिजेस के। इरेगुलर मैरिज का उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इरेगुलर मैरिज को वो वाइट मैरिज ही कहते हैं। लेकिन हनफी लॉज में जो इरेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो मिलता है। अब इसका मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे जो 5th मैरिज है वो एक इरेगुलर मैरिज है। या चाइल्डहुड में जो शादी निकाह होता है, सॉरी, और उसकी एक्सेप्टेंस जो वली देता है, ये भी एक इरेगुलर मैरिज है। अब इस माइनर की मर्ज़ी है, वो जब बड़ा होता है और अपनी सने बलोगत में आता है, अब उसके विल पे, उसकी मर्ज़ी पे, यानी कि फोर्स कोई नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी बिल्कुल भी एक फ्री विल है कि वो अपने बाप के, अपने वली की तरफ से किया गया उसका जो बचपने का निकाह है उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको रेप्यूडिएट करे या फिर उसको ओन करे। तो ये भी इसका टाइप था, यानी कि एक 5th मैरिज और दूसरा चाइल्डहुड की मैरिज। और ये जो है सिर्फ हनफी लाज में होता है। अब लीगल इफ़ेक्ट इरेगुलर मैरिज का क्या होता है? इरेगुलर मैरिज का जो लीगल इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि जो चिल्ड्रेन होते हैं वो इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टी अपने फादर से, लेकिन जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं वो इनहेरिट नहीं कर सकते। और शिया लॉ तो मैंने आपको बताया कि इसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज करता ही नहीं, इरेगुलर मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये इसका लीगल इफ़ेक्ट था। होप सो कि आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट ज़रूर की होंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ आपको नज़र आता होगा कि प्रोहिबिशन ऑफ द मैरिजेस। अब इनमें मुस्लिम मैरिजेस में कुछ एक लिमिट रखी गई है कि किन किन रिश्तों में किन किन लोगों से मैरिज हो सकती है, किन से नहीं हो सकती। ये इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इसमें जो प्रोहिबिशन है, यानी कि जो ममनू है, मना है, वो फर्स्ट तो है ऑन ग्राउंड ऑफ कंसेंजुइनिटी। यानी कंसेंजुइनिटी का मतलब है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में जो मैरिज है वो नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे जो एक मेल है उसकी मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, वेदर फुल और यूटेराइन। यूटेराइन का मतलब होता है कि सौतेली बहन। और जो नीस होती है और जो ग्रैंड नीस है वो, और उसके जो आंट होती है, आंटीज़ होती हैं, यानी कि वो चाहे वो पेरेंटल हो चाहे वो मैटरनल हो, उनसे भी जो है शादियां जो हैं, जो मतलब ब्लड रिलेशंस में हैं, उनसे नहीं होती। और इनका पूरा एक तफसील जो है हमें कुरान में भी मिलता है। और सेकंड जो है वो प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी किसको कहते हैं? एफिनिटी का मतलब होता है कि जो रिश्ते आपकी शादियों से बनते हों उनको कहते हैं एफिनिटी। यानी कि वाइफ के जो असेंडेंट्स हैं या डिसेंडेंट्स हैं उनसे भी जो है शादी नहीं हो सकती।
پھر اس میں تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے محرم کی۔ اب محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم آپ کو پتہ ہے کہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن سے شادیاں نہیں ہو سکتی، پہلے بھی ہم نے کہا، جیسے کہ سسٹرس ہیں، برادرس ہیں، یا ان میں ایک اور پوائنٹ بتا دوں، جیسے کہ ہم کسی کو منہ بولی بہن یا بھائی کہتے ہیں، ان میں بھی شادیاں اسلام میں جائز نہیں ہوتی، اور منہ بولے بہن یا بھائی کا اسلام میں کوئی بیسیکلی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ پھر نیکسٹ پہ آتے ہیں نامحرم۔ نامحرم جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، ان سے شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک اور ریلیشن شپ آ جاتا ہے، بھلے ہی وہ نامحرم ہو لیکن شادی نہیں ہوگی۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پوسٹر جو ریلیشن شپس ہیں۔ پوسٹر ریلیشن شپس کس کو کہتے ہیں؟ جن سے بچپنے میں ایک دودھ پیا کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پوسٹر۔ تو پاسٹر برادر ہو، پاسٹر سسٹر ہو، مدر ہو، یا سسٹر کا سن ہو، برادر ہو، سسٹر ہو، یہ مطلب ان سے ریلیٹڈ جو ہیں ان میں بھی شادیاں نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ تمام نامحرم جو ہیں ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے اس میں انلافل کنجکشن۔ انلافل کنجکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ پانچویں شادی کر دے، کیونکہ اسلام میں صرف جو ایک میل ہے یا ایک ہسبینڈ ہے وہ ایٹ اے ٹائم 4 جو میرجز ہے وہ رکھ سکتا ہے، 4 وائفس رکھ سکتا ہے، 5ویں نہیں رکھ سکتا۔ اگر 5ویں کرے گا تو ان میں چاروں میں سے ایک کو اس کو ڈیورس کرنا پڑے گی۔ اور پھر 2 سسٹرس جو ہیں، 2 سسٹرس اگر ان سے کرے گا تو یہ بھی انلافل کنجکشن ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ بھی وائڈ میرج ہے۔ اور 5ویں شادی بھی تب تک وائڈ ہے جب تک ایک کو ڈیورس نہیں کی جاتی۔ پھر اس میں نیکسٹ کیٹیگری ہے عدت پیریڈ۔ عدت پیریڈ میں یعنی کہ عدت پیریڈ جب کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، یا پھر ہسبینڈ جو ہے یا پھر ڈیورس ہو جائے، اس میں بھی جو ہے عدت پیریڈ میں بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے تو اس میں 4 منتھس اور 10 days کا پیریڈ ہے، اور اگر جو ہے ڈیورس ہو جاتی ہے تب اس میں 3 periods آف مینسٹریشن جو ہے یعنی 3 months جو ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن اگر ڈیورس دی جاتی ہے اور وہ لیڈی جو ہے، وہ وائف جو ہے، وہ اس وقت پریگننٹ ہے، تب بھی وہ ڈیورس جو ہے وہ نہیں کہلائے گی۔ سوری، میں تھوڑا سا اور پوائنٹ پہ چلی گئی۔ تو اس میں کیا تھا کہ عدت جو ہے، عدت اگر کوئی عدت پیریڈ میں ہے ابھی تو شادی جو ہے وہ نہیں دوسری ہو سکتی۔ تو یہ ڈیتھ کی صورت میں 4 months اور 10 دن، اور ڈیورس کی صورت میں 3 months۔ لیکن اگر کیا ہے کہ لیڈی جو پریگننٹ ہے پھر بھی شادی دوسری وہ نہیں کر سکتی جب تک اس کا جو پہلے ہسبینڈ سے وہ بچہ ہے وہ فلی جو ہے وہ بیبی جو ہے بارن نہیں ہو جاتا۔ پھر اس میں نیکسٹ ہے کہ جو نیکسٹ اور لاسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے میرج وتھ اہل کتابیہ۔ اب اہل کتابیہ سے جو میرجز ہیں وہ فیمیل کی نہیں، مسلم فیمیل کی نہیں ہو سکتی، لیکن مسلم میل کی ہو سکتی ہیں۔ اب مسلم میل اگر شادی کرتا ہے کسی اہل کتابیہ سے، یعنی عیسائی، یہودی، ان سے اگر شادی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے 4 جو ہے کتاب تھے وہ آسمانی کتاب ہیں، اگر ان 4 میں سے کوئی ہے تو ان سے وہ شادی جو ہے کر سکتا ہے ایک مسلم میل، لیکن وائف نہیں کر سکتی۔ تو اگر مسلم میل بھی اگر کرتا ہے تب پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اگر وہ جو لیڈی ہے اگر دوبارہ سے وہ اس اپنے مذہب میں بیک ہو جاتی ہے تب بھی وہ جو شادی ہے وہ وائڈ ہو جائے گی، یعنی کہ دوبارہ سے وہ اپنے مذہب میں چلی جاتی ہے تب بھی وہ شادی ختم ہو جائے گی اور وائڈ ہو جائے گی۔ اور مسلم فیمیل جو ہے اگر وہ کسی غیر مذہب والے سے
یا کسی اہل کتابیہ سے ہی اگر شادی کرتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اس بندے کو جو مسلم فیمیل سے شادی کرا ہے اس کو لازماً مسلمان ہونا پڑے گا، اور اگر شادی کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے مذہب میں وہ بھی اگر بیک ہوتا ہے تب بھی مسلم فیمیل کی وہ شادی جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گی، یعنی ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی اہل کتابیہ کا۔ لیکن جو آئیڈل ورشپرس ہیں، یعنی کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے اسلام میں شادی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ پھر اپوسٹیٹ سے بھی، یعنی کہ جو جن کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا، ان سے بھی ممنوع ہے۔ لیکن ایک جورسٹ تھے مسٹر امیر علی، انہوں نے کہا کہ بھلے کوئی آئیڈل ورشپر ہے، اگر اس کا پیرنٹل سائڈ سے ہے بھی اگر، لیکن وہ دل میں اگر خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے تب بھی اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ اس کا ویو ہے، ہم یہاں پر اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں آتے ہیں، کیونکہ یہ اس قدر یہاں پہ پریکٹس پہ نہیں ہے۔ پھر لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ ایک